हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा 5 कंडीशंस फॉर अ ट्रांजैक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई। मतलब अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहेंगे। और क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। फिर हमने समझा जो एक कंडीशन थी दैट सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, और जो कंडीशन थी सप्लाई शुड बी इन द कोर्स एंड फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इनके कुछ क्या है, एक्सेप्शंस है। तो सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का जो एक्सेप्शन है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो वेदर यू इंपोर्ट सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस और फॉर बिजनेस पर्पस, उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और उस ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा, टैक्स, रिवर्स चार्ज बेसिस पे, और आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फिर हमने समझा एक्सेप्शंस टू द कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन, दैट वाज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, रीड विद शेड्यूल 1। उसमें हमने देखा कि 4 कैटेगरी के ट्रांजैक्शन है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी जो था परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स व्हेन आईटीसी इज टेकन। तो उस केस में क्या होगा, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई को क्या माना जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई। और वैल्यूएशन उसका कैसा होगा, तो जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन के बारे में हम कब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और आपको एक और चीज समझाई थी मैंने कि जो वैल्यूएशन होगा वो जनरली किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1 जो कि है एक्सेप्शन टू द कंडीशन ऑफ कंसिडरेशन, उसमें जो सेकेंड कैटेगरी है वो हम पढ़ेंगे। सो द सेकेंड कैटेगरी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट पर्सन में आपको पढ़ा चुका हूं। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब मेरे ही दो अलग अलग रजिस्ट्रेशंस, मतलब मेरे जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं विद इन अ स्टेट या फिर आउट ऑफ द स्टेट, हर रजिस्ट्रेशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया है, डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब दोनों को क्या माना जाएगा, अलग अलग माना जाएगा। मतलब मेरा ही एक रजिस्ट्रेशन अगर मेरे ही दूसरे रजिस्ट्रेशन को गुड सप्लाई करता है तो क्या कहेंगे, इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे। तो इफ देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस और उस ट्रांजैक्शन में क्या है, कंसिडरेशन नहीं है, तो भी क्या मानेंगे, उसको हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। फाइन। और क्या कहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्संस, अगर दो पर्संस रिलेटेड हैं और उनमें कोई ट्रांजैक्शन होता है ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और उस ट्रांजैक्शन में क्या है, कंसिडरेशन नहीं है, तो भी उस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे हम, टैक्सेबल सप्लाई, और उस पर जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो अब ये रिलेटेड पर्सन क्या है ये समझना जरूरी है। फाइन। सो पर्संस इंक्लूडिंग द लीगल पर्संस आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्संस इफ, तो ये जो आपको लिस्ट दी गई है ये लिस्ट है रिलेटेड पर्संस की। पर्संस आर रिलेटेड इफ सच पर्संस आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, डी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका प्रमोटर है मिस्टर ए और 99% शेयर होल्डिंग किसके पास है, मिस्टर ए के पास। ठीक है, डी लिमिटेड का जो डायरेक्टर है वो है मिस्टर बी। तो मिस्टर बी किसकी कंपनी का डायरेक्टर है, मिस्टर ए की कंपनी का। जो डी प्राइवेट लिमिटेड है वो किसकी कंपनी है, मिस्टर ए की कंपनी है। मिस्टर ए ही क्या है, प्रमोटर है, उसका शेयर होल्डिंग कितना है, 99%। तो मिस्टर बी जो है वो डायरेक्टर है मिस्टर ए की कंपनी का, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या हुए, रिलेटेड पर्संस। मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, और अगर उस ट्रांजैक्शन में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे, टैक्सेबल सप्लाई। फाइन। persons are related if such persons are legally recognized partners. मतलब सपोज
एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या है, पार्टनर्स, तो वो क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन्स। पर्सन्स आर रिलेटेड इफ सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी क्या बोला गया है, रिलेटेड पर्सन्स। A third person controls, owns, holds directly or indirectly more than or equal to 25% voting stock or shares of both of them. मतलब A लिमिटेड है, उसका B लिमिटेड में 35% शेयर होल्डिंग है और C लिमिटेड में 30% शेयर होल्डिंग है। तो मिस्टर ए हैज मोर देन और इक्वल टू 25% शेयर होल्डिंग इन बी एंड सी, तो क्या बोला गया, बी एंड सी क्या होंगे, रिलेटेड पर्सन्स। मतलब बी और सी के बीच में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और उस ट्रांजैक्शन में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या माना जाएगा, उस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। फाइन। पर्सन्स आर रिलेटेड इफ वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। मतलब ए लिमिटेड है, उसमें 5 डायरेक्टर्स है, बी लिमिटेड है, उसमें भी कितने, 5 डायरेक्टर्स है, लेकिन इन 5 में से 3 डायरेक्टर्स कौन से हैं, ए लिमिटेड के। तो क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि कंपनी की जो भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे, फाइन, और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी पॉलिसी रिलेटेड या ऑपरेशन रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, उन सभी के सभी डिसीजंस को ए लिमिटेड इंफ्लुएंस कर सकता है। फाइन, एक बार फिर से, बी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में जो भी पॉलिसी डिसीजंस या ऑपरेशन रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो डिसीजन को ए लिमिटेड इंफ्लुएंस कर सकता है। कैसे इंफ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि बी में 3 डायरेक्टर तो कौन से हैं, जो ए लिमिटेड के वही डायरेक्टर्स हैं। फाइन, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस जो भी होंगे बी लिमिटेड के, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ए लिमिटेड पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड का मोर देन इक्वल टू 51% क्या है, शेयर होल्डिंग, किसमें, बी लिमिटेड में। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में, किसकी एनुअल जनरल मीटिंग में, बी लिमिटेड की, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, उस डिसीजन में जब वोटिंग होगी, वो डिसीजन लेने के लिए जब वोटिंग होगी, तो 51% शेयर होल्डर्स तो किसके होंगे, ए लिमिटेड के। तो जो डिसीजन ए लिमिटेड लेना चाहेगा वही डिसीजन क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा बी लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग में। तो उस केस में ए लिमिटेड क्या कर रहा है, बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है ना। तो इसीलिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। और ए लिमिटेड अगर कुछ गुड्स सप्लाई करता है बी लिमिटेड को, तो हम क्या कहेंगे, इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो यहां पे 21%, यहां पे 25% था, यहां पे बोला थर्ड पर्सन कंट्रोल्स। कंट्रोल मतलब मोर देन 50% शेयर होल्डिंग होगी, या फिर क्या कर सकता है वो कंट्रोल, मतलब उसके जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट या फिर इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये जो हमने ट्रांजैक्शन समझा, इसमें 35% 30% है। अगर इसमें मोर देन 50% होता, ठीक है, तो भी क्या करता, ए लिमिटेड बी को भी कंट्रोल करता और सी को भी कंट्रोल करता, तो बी और सी क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। फाइन। सच पर्सन टूगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड टूगेदर कंट्रोल
सी लिमिटेड, मतलब 35% मान लीजिए ए लिमिटेड का होल्डिंग है, 20% मान लीजिए बी लिमिटेड का होल्डिंग है, तो टोटल कितना हो गया 55%। तो मोर देन 50% होल्डिंग होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल। फाइन, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड किसको कंट्रोल कर रहे हैं, सी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। ये हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन की, किन किन पर्सन्स को क्या बोलेंगे हम, रिलेटेड पर्सन्स। और इन रिलेटेड पर्सन्स के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है और अगर उस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं भी है तो हम क्या कहेंगे उस ट्रांजैक्शन को, टैक्सेबल सप्लाई। सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। तो फैमिली मतलब क्या, फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन एंड parents, grandparents, brother and sister of the person if they are wholly and mainly dependent. ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडपेरेंट्स और पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हैं तो क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन। ठीक है, तो सो फैमिली इंक्लूड स्पाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन एंड पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। मतलब क्या है, इसकी इनकम पे आधारित। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो उनको क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ अदर। सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपका नमकीन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए महाराष्ट्र में प्लांट है, तो आपको हर स्टेट में एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि आप उस स्टेट में गुड्स सेल करें। तो मान लीजिए गुजरात में आपने मिस्टर ए को एजेंट अपॉइंट किया। गुजरात में जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं वो मिस्टर ए के अलावा किसी को नहीं देते हैं, ठीक है, तो आपका सोल एजेंट कौन है, मिस्टर ए। फिर मिस्टर ए के अंडर सब एजेंट्स होंगे। मिस्टर ए ने मान लीजिए बी सी डी को गुजरात में सूरत दे दिया, वडोदरा दे दिया, अहमदाबाद दे दिया, है ना, ये हो सकता है। लेकिन आप कौन है, मैन्युफैक्चरर, और आपके लिए गुजरात का सोल एजेंट कौन है, मिस्टर ए। तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप एक ही पर्सन को ऑथोराइज करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर गुड्स, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी और अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन हमारी नोट्स में नहीं है, बट आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, व्हेन यू हैव अपॉइंटेड अ सिंगल पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट योर गुड्स और सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी और अ पर्टिकुलर एरिया, और उस एरिया या उस टेरिटरी में या उस स्टेट में आप केवल उसी पर्सन को गुड्स दे रहे हैं फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर कौन है, हम, और हमने किसको एजेंट बनाया, गुजरात का मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए क्या हो गया आपका, सोल एजेंट। तो मिस्टर ए को अगर आप कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं, फाइन, विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या होगा, उस केस में ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। आपने मिस्टर बी को अपॉइंट किया राजस्थान के लिए और मिस्टर बी इज योर सोल एजेंट फॉर राजस्थान, तो आप बीइंग अ मैन्युफैक्चरर मिस्टर बी को जो भी गुड्स सप्लाई करेंगे, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो भी हम क्या मानेंगे, उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। Messrs Priya hold 30% shares of ABC Limited. Priya holds 30% shares of ABC Limited and 35% shares of XYZ Limited. प्रिया के पास 30% ABC के शेयर्स है और 35% XYZ के शेयर्स है। तो ABC एंड XYZ क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन। मतलब ABC और XYZ के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे विदाउट कंसिडरेशन, वो भी क्या माने जाएंगे, सप्लाई माने जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉलो होगा, ये हमने पढ़ा था, इस कैटेगरी में फॉलो होगा। फाइन, दैट अ थर्ड पर्सन मतलब प्रिया controls, owns or holds more than equal to 25% voting stock or shares of both of them मतलब ABC और XYZ। थर्ड पर्सन कौन, मतलब मिस प्रिया। फाइन, तो ABC एंड XYZ क्या हो गए, रिलेटेड पर्संस। Q Limited has deciding role in corporate policy,
management and quality control of R Limited. It can be said that Q Limited controls R Limited. ठीक है, तो कॉर्पोरेट पॉलिसी, मैनेजमेंट डिसीजंस और क्वालिटी कंट्रोल में के जो डिसीजंस है उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? Q Limited. किसके कॉर्पोरेट पॉलिसी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में पार्टिसिपेट कर रहा है? R Limited के. कैसे कर रहा है? तो मे भी शायद उसका मोर देन 50% वोटिंग राइट हो, या फिर जो Q Limited के डायरेक्टर्स है वही किसके डायरेक्टर्स हो? R Limited के, है ना. तो इस तरीके से क्या पॉसिबल हो पाता है? कंट्रोल. तो कंट्रोल सिर्फ शेयर्स अक्वायर करने से नहीं आता है, ठीक है, कॉमन डायरेक्टर्स होने से भी कंट्रोल हो सकता है. फाइन. तो इस केस में Q Limited एंड R Limited आर रिलेटेड पर्संस. Note, the establishment of a person with separate registrations, whether within the same state or union territory or in different state or union territory, are considered as distinct persons. ये हमने समझ लिया था. फाइन. मोहन, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. मोहन की हेड ऑफिस कहां पे है? दिल्ली में. He has also obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly opened branch office. ठीक है, क्या किया उसने? He has obtained registration in state of West Bengal in respect of his newly opened branch office. मतलब दिल्ली में तो एक ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस कहां पे? उसकी वेस्ट बंगाल में. उसके लिए उसने क्या लिया? सेपरेट रजिस्ट्रेशन. मोहन shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. तो वेस्ट बंगाल और दिल्ली will be treated as distinct persons. डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट करने से क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, वेदर विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, उसको हम क्या मानेंगे? टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे. फाइन. नेक्स्ट, ऋषभ एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ओन्स एन एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट इन विरार, महाराष्ट्र. एसी रेस्टोरेंट है विरार, महाराष्ट्र में. It has opened a liquor shop in Raipur, उत्तराखंड. उत्तराखंड में क्या है? उसका liquor shop for trading of alcoholic liquor for human consumption. अब फ्रेंड्स हमने पढ़ा था जो alcoholic liquor for human consumption होता है that is outside the ambit of GST. उस पे GST नहीं लगता है, उस पे क्या लगता है? State VAT. Fine. Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is a non-taxable supply. Alcoholic liquor क्या है? Non-taxable supply. ऋषभ एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेम इन उत्तराखंड. तो उत्तराखंड में ऋषभ एंटरप्राइज को जो लीकर वाला बिजनेस है उसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. इन दिस केस एसी रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड लीकर शॉप इन उत्तराखंड शेल बी ट्रीटेड एज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. मतलब लीकर शॉप भले ही अनरजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो काम हो रहा है वो तो आपके पैन नंबर के बेसिस पे ही हो रहा है. ठीक है तो लीकर शॉप किसका? आपका ही. भले ही लीकर शॉप अनरजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप अपना जो रेस्टोरेंट है विरार महाराष्ट्र, वहां से अगर आप आपके लीकर शॉप जो कि है रायपुर उत्तराखंड में कोई भी सप्लाई करते हैं, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल सप्लाई. अगर रजिस्ट्रेशन होता तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते ही, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है किसका? लीकर शॉप का, क्योंकि वो क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई. नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है तो रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो भले ही लीकर शॉप रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन पैन नंबर तो आपके पैन नंबर के बेसिस पे ही तो बिजनेस हो रहा होगा. फाइन, तो उसको क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन. और महाराष्ट्र से उत्तराखंड जो भी सप्लाईज होंगे टू योर लीकर शॉप, उसको हम क्या मानेंगे? टैक्सेबल सप्लाई. फाइन. सो सप्लाई बाय महाराष्ट्र ऑफिस टू उत्तराखंड ऑफिस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई एज सप्लाई. ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा कि सेक्शन 7(1)(b) था, उसमें एक्सेप्शन था. कौन सा? कंडीशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सेक्शन 7(1)(c) जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या एक्सेप्शन है? उसमें एक्सेप्शन है कंडीशन ऑफ दैट सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. और उसके जितने भी एक्सेप्शंस है वो कहां दिए हैं? सेक्शन 7(1)(c) में. लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है फ्रेंड्स इन सारे ट्रांजेक्शन में. ठीक है, खाली एक्सेप्शन कौन सी कंडीशन का अलाउड है? कंसिडरेशन वाली कंडीशन का. तो यानी ये जो सारे ट्रांजैक्शन हमने देखे, इनमें से अगर एक भी ट्रांजैक्शन अगर पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन होता तो वो टैक्सेबल होता? वो टैक्सेबल नहीं होता. कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना तो मैंडेटरी है. फाइन. हेडिंग देख लेंगे एक बार फिर से.
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन will qualify as supply provided it is made in course or furtherance of business. बिजनेस ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होगा, ठीक है, तो चलेगा, फाइन, लेकिन इट शुड बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और सेक्शन 7(1)(b) में क्या था? सेक्शन 7(1)(b) में था कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। मैं सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने गूगल की सर्विसेज अवेल की, फेसबुक से कुछ सर्विस अवेल की, ठीक है, लेकिन कैसे की? फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर मैंने कोई फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है ना, तो क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या कंसिडरेशन है? नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? हाँ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस में एक्सेप्शन कौन सा अलाउड है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन का एक्सेप्शन अलाउड है? कंसिडरेशन का एक्सेप्शन अलाउड नहीं है। किसमें? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। कंसिडरेशन का एक्सेप्शन कहां अलाउड है? वो अलाउड है सेक्शन 7(1)(c) में, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रघुबीर फैब्रिक्स transfers 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there. लखनऊ की फैक्ट्री से कहां ट्रांसफर की? दिल्ली के शोरूम में। तो ऑब्वियसली दो अलग स्टेट, दो अलग रजिस्ट्रेशन। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुबीर आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, supply of goods from factory to retail showroom constitutes supply. कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, फिर भी क्या मानेंगे? सप्लाई। क्यों? मेरे ही दो सेपरेट रजिस्ट्रेशंस, दो अलग अलग स्टेट्स में, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। फाइन। रघुबीर फैब्रिक्स ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज लखनऊ फैक्ट्री टू हिज रिटेल शोरूम इन कानपुर। उसका एक फैक्ट्री लखनऊ में है और जो रिटेल शोरूम है वो कहां पे? कानपुर में। so that the same can be sold from there. It has taken one registration in the state of उत्तर प्रदेश। मतलब जो लखनऊ और कानपुर है दोनों का है उत्तर प्रदेश में, तो विद इन द स्टेट है। बिजनेस भी कैसा है इनका? सेम। तो उसने क्या डिसाइड किया? मैं एक ही रजिस्ट्रेशन लूंगा, मैं लखनऊ और कानपुर के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूंगा नहीं, क्योंकि विद इन अ स्टेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो इसने क्या किया? इसने डिसाइड किया मैं क्या लूंगा? एक ही रजिस्ट्रेशन लूंगा। फाइन। सो इस केस में it has taken one registration in state of Uttar Pradesh and declaring Lucknow as principal place of business and Kanpur as additional place of business. Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom in the same state under single registration does not constitute supply. क्योंकि क्या है? दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, मैंने दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, तो मैं लखनऊ से कानपुर जो भी गुड्स बेचूंगा रिटेल शोरूम से बेचने के लिए, फाइन, उस पर क्या लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? फाइन। अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, शेड्यूल 1 provides that gifts up to 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both. क्या लिखा है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जिसकी वैल्यू क्या थी? लेस देन इक्वल टू 50,000। तो उस पर क्या टैक्स लगेगा? नॉट टैक्सेबल, जीएसटी नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, वैल्यू कितनी थी? मोर देन 50,000। टैक्स लगेगा? यस लगेगा।
तो क्या हुआ, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। टैक्स कितने पे लगेगा, 50,000 के ऊपर की वैल्यू पे, मतलब 60,000 का गिफ्ट दिया तो 50 तक एग्जेम्प्ट और 10,000 पे टैक्स लगेगा, नहीं। टैक्स किस पे लगेगा, फुल 60,000 पे। 70,000 का गिफ्ट होगा तो टैक्स किस पे लगेगा, फुल 70,000 पे। 40,000 का गिफ्ट होगा तो टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, 50,000 से कम। लेकिन इन अ फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल की लिमिट है। हाँ, ये विद इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से ज्यादा का देता है तो टैक्स लगेगा। फाइन। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपका जो एम्प्लॉय है अगर वो सेल्स टारगेट क्रॉस करता है, ठीक है, तो सेल्स टारगेट क्रॉस करने पे उसको 1,50,000 के क्या मिलेंगे, गिफ्ट्स, या 1,15,000 के क्या, 1,50,000 क्या मिलेंगे, इंसेंटिव्स। तो ये गिफ्ट्स और इंसेंटिव्स क्या हुए, 50,000 से ऊपर हुए, तो क्या इन पे टैक्स लगेगा, फ्रेंड्स, इन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो प्रोविजन ये है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई चीज देता है विच इज एन आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि आप इतना सेल्स टारगेट मीट करोगे या आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे, फाइन, ठीक है, अगर वो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होगा, और जो पेमेंट हो रहा है वो एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हो रहा है, ठीक है, पेमेंट इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो वो पेमेंट या वो गिफ्ट या वो इंसेंटिव अगर 50 लाख से ऊपर भी जाता है, सॉरी 50,000 से ऊपर भी जाता है, तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, रीड करते हैं। However, gifts of value more than 50,000 made without consideration are supply and are subject to GST। 50,000 से ज्यादा दिया तो क्या होगा, टैक्स लगेगा। When made in the course or furtherance of business, it follows therefrom that payment made by the employer to the employee in terms of contractual agreement, payment made by employer to employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and employee will not be subject to GST। मतलब अगर कोई भी इंसेंटिव गिफ्ट आप दे रहे हो बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इफ सर्विसेज सच एज मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एटसेट्रा आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही है कि आपकी जो सैलरी है दैट इज मान लीजिए 50,000 और अबव, ओवर एंड अबव सैलरी आपको XYZ फैसिलिटीज मिलेगी कि आपको क्लब, हेल्थ वगैरह, क्लब और जिम वगैरह है उसकी मेंबरशिप भी हमारी कंपनी की तरफ से मिलेगी। तो उसका जो वैल्यू होगा मान लीजिए वो 50,000 से ऊपर है पर ईयर, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेंबरशिप और ये जो बेनिफिट्स हैं दीज आर एन आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, so if services such as membership of club, health and fitness center are provided free of charge to all the employees by the employer, the same will not be subjected to GST. The same would hold true for free housing of the employees when the same is provided in terms of contract between the employer and employee and is part and parcel of cost to company। क्या है, उसकी सैलरी का ही पार्ट है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। क्या, कोई भी सर्विस, मान लीजिए फ्री हाउसिंग हो गया या मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर हो गया या कोई गिफ्ट हो गया या कोई इंसेंटिव हो गया, फाइन, 50,000 से ऊपर है एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ने नहीं दिया है फिर भी कोई गिफ्ट दिया तो कितनी वैल्यू तक चलेगा, 50,000 तक चलेगा। 50,000 से ऊपर चला गया तो टैक्सेबल, कितना वैल्यू, फुल वैल्यू। ऐसे नहीं कि 50,000 से ऊपर का ही वैल्यू फुल टैक्स चार्ज करोगे, कितने वैल्यू पे टैक्स चार्ज करोगे, फुल वैल्यू। मान लीजिए 60,000 का गिफ्ट दिया तो 60,000 पे टैक्स, 70,000 का दिया तो 70,000 पे टैक्स। किस में, इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, फाइन, समझ आ रहा है। इसी से रिलेटेड जो है वो है हमारी फोर्थ कंडीशन, जिसमें क्या बोला है, फोर्थ कंडीशन नहीं, फोर्थ ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 7(1)(c।
import of service by a person from a related person or from his establishments located outside India without consideration in the course or for furtherance of business shall be treated as supply. क्या बोला है? अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एन एंटिटी और फ्रॉम योर ओन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या माना जाएगा उसको? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या भरना पड़ेगा आपको? आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा. फाइन, एक चार्ट बनाते हैं. इंपोर्ट ऑफ सर्विस. सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(c). इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन. may or may not be in the course or for furtherance of business. ठीक है, सर्विस इंपोर्ट की कंसिडरेशन है, लेकिन क्या नहीं है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है. मान लीजिए फॉर पर्सनल पर्पस इंपोर्ट की सर्विस, तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा. सेक्शन 7(1)(c) क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर बिजनेस पर्पस. ठीक है, मतलब इन द कोर्स और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन ठीक है, प्लस विदाउट कंसिडरेशन. क्या माना जाएगा इसको? टैक्सेबल. सो ये है डिफरेंस इंपोर्ट ऑफ सर्विस का इन सेक्शन 7(1)(b) एंड सेक्शन 7(1)(c). क्या बोला है? रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहे हो. कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मानेंगे? टैक्सेबल. इसमें क्या बोला है? विथ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है. बिजनेस पर्पस हो या नहीं हो चलेगा, तो क्या मानेंगे? टैक्सेबल. और दोनों में टैक्स कैसे पे करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? एक बार रीड कर लेते हैं. एग्जाम्पल, जुमरू एसोसिएट्स received legal consultancy services from its head office located in Malaysia. ठीक है, मलेशिया में उसकी हेड ऑफिस है, वहां से उसने क्या ली? लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज. द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस. एचओ ने कोई पैसा नहीं लिया अपनी ब्रांच ऑफिस से. ठीक है, एचओ कहां पे है? मलेशिया में. जुमरू एसोसिएट्स कहां पे है? इंडिया में. ठीक है, सिंस जुमरू एसोसिएट्स एंड हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन्स, सर्विसेज रिसीव्ड बाय जुमरू एसोसिएट्स will qualify as supply even though the head office has not charged anything from it. ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? जुमरू एसोसिएट्स ने सर्विस क्या की? इंपोर्ट. किससे इंपोर्ट की? अपने ही एचओ से, जो कि कहाँ पे? मलेशिया में. तो रिलेटेड पर्सन हुआ अपना हेड ऑफिस. फाइन, तो अपना ही जो ऑफिस है मलेशिया में, उससे क्या की? सर्विस इंपोर्ट. कंसिडरेशन नहीं लिया, लेकिन क्या मानेंगे हम उसको? टैक्सेबल ट्रांजैक्शन मानेंगे और रिवर्स चार्ज बेसिस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे. चंपक, अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, हैज सॉट आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएस. सन क्या हुआ? रिलेटेड पर्सन. क्या ली उससे? आर्किटेक्ट सर्विसेज. सन कहां पे? यूएस में. और चंपक क्या है? प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली. विथ रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली.
किससे रिलेटेड सर्विस ली? उसने क्या बनवाया? अपना घर बनवाया। आर्किटेक्ट सर्विस किससे ली? अपने सन से, जो कहाँ पे है? यूएस में। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, ठीक है। सन क्या है? रिलेटेड पर्सन। ऑल्दो सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड बाय चंपक विदाउट कंसिडरेशन, चंपक ने कैसे लिया सर्विस? विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन, अ रिलेटेड पर्सन, येट इट विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। क्यों सप्लाई नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो इंपोर्ट की सर्विस वो किस लिए की? पर्सनल पर्पस के लिए की, घर बनाने के लिए की, बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस इंपोर्ट नहीं की। बिजनेस पर्पस का एक्सेप्शन कहाँ पे है? सेक्शन 7(1)(b) में। सेक्शन 7(1)(c) में तो क्या बोला है? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो बिजनेस पर्पस तो होना ही चाहिए, तो ही क्या मानेंगे टैक्सेबल। सेक्शन 7(1)(b) क्या कहता है? कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, बिजनेस पर्पस नहीं हो तो चलेगा। इस केस में क्या है? कंसिडरेशन नहीं है, तो कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो क्या ये सेक्शन 7(1)(b) में फॉल होगा? वहां पे फॉल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी है। और इसमें बिजनेस पर्पस भी नहीं है, तो बिजनेस पर्पस नहीं है तो सेक्शन 7(1)(b) में फॉल हो सकता है, लेकिन वहां पे कंसिडरेशन होना तो मैंडेटरी है, इसलिए सेक्शन 7(1)(b) में तो फॉल नहीं होगा। और कंसिडरेशन नहीं है तो क्या सेक्शन 7(1)(c) में फॉल होगा? होगा, लेकिन सेक्शन 7(1)(c) में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो कंडीशन है उसका होना मैंडेटरी है, और इस केस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है और कंसिडरेशन भी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन ना ही सेक्शन 7(1)(b) में फॉल होगा, ना ही सेक्शन 7(1)(c) में फॉल होगा। तो इस केस में सिंस द सेम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, it is not a taxable transaction, it will not qualify as supply, as a supply qualify नहीं होगा, ठीक है। पांचों कंडीशन सप्लाई की सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल नहीं कह सकते, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, ठीक है फ्रेंड्स।